नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे और कब विद ऋषभ में आपका स्वागत है। आज की चर्चा है वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज, त्याग, बलिदान, प्रतिष्ठा और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप की। वो महाराणा जिसकी तलवार की खनक मुगल सत्ता के तख्तों को हिला देती थी, वो महाराणा जिसके चेतक की हिनहिनाहट अकबर की रातों की नींद उड़ा देती थी, वो महाराणा जिसने सिखाया स्वाभिमान, देशभक्ति, जज्बा कभी ना झुकने का। वो महाराणा जिसने सिखाया प्राण निछावर हो जाएं लेकिन जुनून रखा अंत तक ना रुकने का। वक्त था 9 मई 1540। राणा उदय सिंह और माता जयंताबाई के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जो था भविष्य के हिंदुत्व का सूरज। नाम कुंवर प्रताप सिंह। और इसी वक्त दिल्ली की सत्ता पर बैठा हुआ था शेरशाह सूरी। वक्त और सत्ता दोनों परिवर्तन करते हैं। वक्त के साथ साथ अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए मेवाड़ की माटी में बड़े हो रहे थे महाराणा प्रताप। और इसी वक्त शेरशाह सूरी के भी साम्राज्य का पतन होता चला जाता है और इस सत्ता पर काबिज होता है अकबर। और अकबर अपनी विस्तारवादी नीति के चलते हुए संपूर्ण हिंदुस्तान को अपने झंडे के तले लाने का प्रयास कर रहा होता है। लेकिन मेवाड़ की धरती पर हिंदुत्व का सूरज भी अपने ताप से मुगल सत्ता को झुलसाने की क्षमता को बढ़ा रहा होता है। धीरे धीरे जब ये क्रम बढ़ता है, वक्त 1572 आता है। राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर सा होने लगता है। चूँकि धीरबाई राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय पत्नी थी, तो उनके पुत्र जगपाल को राणा उदय सिंह मेवाड़ का महाराणा घोषित कर देते हैं। अपने पिता की बात को मानते हुए महाराणा प्रताप एक बार भी ये नहीं कहते कि मुझे राजा बनाओ। यहाँ वो अपनी उदारता और अपनी सहनशीलता का परिचय देते हैं। लेकिन 1572 में जब राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया, वो स्वर्गवास हो गए, तो उनकी चिता पर संपूर्ण मेवाड़ उपस्थित था, लेकिन जो उपस्थित नहीं था वो था जगपाल। और जब ऐसी स्थिति देखी तो संपूर्ण मेवाड़ जगपाल को अपना महाराणा मानने के लिए स्वीकार नहीं था और प्रकृति भी ये स्वीकार नहीं कर रही थी। प्रकृति इस चयन को मानना नहीं चाहती थी। और वही वो वक्त था जब गोगुंदा पर संपूर्ण मेवाड़ ने राज्य तिलक किया महाराणा प्रताप का। और जैसे ही गोगुंदा से अपनी संपूर्ण सवारी और सेना को लेकर महाराणा प्रताप मेवाड़ की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे ही ये जगपाल दिखता है तो वो तुरंत मेवाड़ छोड़कर अकबर की शरण में चला जाता है। चूँकि राणा उदय सिंह ने भी कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया। इस समझौता के न करने के तहत उन्होंने भी मुगलों से न जाने कितने युद्ध लड़े। इन युद्धों को लड़ने के कारण उनकी सेना अस्त व्यस्त हो चुकी थी, छिन्न भिन्न हो चुकी थी। जब महाराणा प्रताप सत्ता को संभालते हैं तो वो अपनी सेना को एकजुट करने का प्रयास करने लगते हैं। वो अपनी सेना को ताकतवर बनाने का कार्य कर ही रहे होते हैं कि ये खबर मुगल सत्ता पर बैठे अकबर के पास पहुंचती है और अकबर महाराणा प्रताप के नाम की आंधी को रोकने के लिए प्रयास करने लगता है। पहला प्रयास मुगल सत्ता के रणनीतिकार जलाल खान को भेजकर किया जाता है। जलाल खान महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं। प्रस्ताव वही कि अपनी स्वाधीनता को स्वीकार करिए, अपने स्वाभिमान को नीचे करिए, मुगल सत्ता के अधीन आ जाइए। लेकिन महाराणा प्रताप मौत स्वीकार कर सकता था पर अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता था। महाराणा प्रताप ने जलाल खान को वापस भेज दिया, रवाना कर दिया और एक संदेश भेज दिया अकबर के पास कि महाराणा प्रताप अपनी जान दे देगा लेकिन स्वाधीनता और स्वाभिमान के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। इस क्रम में और भी लोग महाराणा प्रताप के पास प्रस्ताव लेकर गए। जलाल खान के बाद मानसिंह महाराणा प्रताप के पास पहुँचे। मानसिंह का महाराणा प्रताप स्वागत करते हैं, लेकिन मानसिंह के साथ भोजन नहीं करते और ये चेतावनी भी देते हैं कि तुमने दुर्गों के साथ संबंध किया है और इस संबंध के कारण कोई भी राजपूत तुम्हारे साथ भोजन नहीं करेगा। जब मानसिंह ये सुनते हैं तो वो महाराणा प्रताप को चुनौती देकर आते हैं कि अब आपके स्वाभिमान को चूर चूर करने के लिए हम आपसे युद्ध भूमि में मिलेंगे। महाराणा प्रताप भी अपने तेज को बिखेरते हुए हल्की सी मुस्कान देते हुए कहते हैं कि हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। ये क्रम जब धीरे धीरे और बढ़ता गया, भगवान दास तोरणमल के भी प्रस्तावों को राणा प्रताप ठुकरा देते हैं। तब ये युद्ध अकबर अपने सम्मान के लिए ले लेता है और ये युद्ध पहुंच जाता है हल्दी घाटी के युद्ध पर। वो हल्दी घाटी का युद्ध जिसने संपूर्ण भारत के इतिहास के पन्नों में एक नई कहानी को दर्ज कर दिया था,
वो हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें ये साबित हो गया था कि आपके पास बेशक सेना कम हो, लेकिन यदि आप आत्मविश्वास से लबोलबरेज हैं तो आप 80,000 की मुगलों की सेना के भी पैरों तले से जमीन खींच सकते। वक्त था 18 जून 1576 और शुरू होता है हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। राजस्थान के गोंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा की पहाड़ी थी जिसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थी महाराणा प्रताप की सेना। 3000 घुड़सवारी और 400 वीर धनुर्धारियों की सेना को महाराणा प्रताप उतारते हैं। अकबर की तरफ से युद्ध के मैदान में 7000 सैनिकों की एक टुकड़ी थी। मात्र 3 घंटे में अपनी देशभक्ति, स्वाभिमान, मेवाड़ के प्रति स्वामी भक्ति को निभाते हुए महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को घुटनों पर ला दिया। 3 घंटे के अंदर अंदर अकबर की सेना में वो खौफ देखने को मिलता है, वो आतंक देखने को मिलता है जिससे वो युद्ध के मैदान को छोड़ देते हैं। जब इस शौर्य और पराक्रम की खबर अकबर के पास पहुंचती है तो अकबर तिलमिला जाता है और उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। अब वो अपने सेनापतियों को बदलने की झाड़ सी लगा देता है। सर्वप्रथम मान सिंह महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं। उसके तत्पश्चात अब्दुल रहीम खान खाना, उसके तत्पश्चात सलीम, उसके तत्पश्चात स्वयं वर्षों तक अकबर महाराणा प्रताप को ढूंढता रहता है। महाराणा प्रताप को झुकाने, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को चकनाचूर करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता है। यदि कुछ मिलता है तो वो थी हताशा, यदि कुछ मिलता है तो वो था केवल और केवल अपमान, क्योंकि महाराणा प्रताप अब तक आत्मविश्वास से लबोलबरेज हो चुका था। हिंदुत्व के सूरज को संपूर्ण हिंदुस्तान में उसने उत्कर्षता और प्रखरता की ओर पहुंचा दिया था। अब केवल और केवल अकबर के पास एक ही विकल्प था। अकबर ने अपनी सेनाओं को मेवाड़ के चारों तरफ फैला दिया। जंगल में रहते हुए भी राणा प्रताप अपनी सेना को लगातार प्रशिक्षण दे रहे थे मुगल सत्ता से लड़ने के लिए, मुगल सत्ता को रोकने के लिए। ये बात केवल और केवल पूर्णतः मिथ्या है कि राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, क्योंकि इतिहासकार ये बताते हैं कि जब राणा प्रताप अपनी कठिन परिस्थितियों में थे तब भी उन्होंने कैसे अपनी सैन्य शक्तियों को व्यवस्थित रखा, कैसे अपनी क्षमताओं को व्यवस्थित रखा। और जो ये नहीं मानते उन्हें देखना चाहिए थोड़ा आगे चल के 1582 जेवर का युद्ध, जब महाराणा प्रताप अकबर की सेनाओं को घुटनों पर ला देते हैं। बेशक ये युद्ध कोई नहीं जीतता, लेकिन राणा प्रताप की सेना अकबर की सेना को भागने पर मजबूर कर देती है और महाराणा प्रताप न जाने कितने दुर्गों को जीत लेता है। स्वयं अब्दुल कादिर बदायूनी आंखों देखा वर्णन कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ महाराणा प्रताप ने अपनी बहादुरी, शौर्य, पराक्रम, कर्तव्य निष्ठा, धर्मनिष्ठा और त्याग से कैसे महाराणा प्रताप हिंदुत्ववीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बन जाते हैं। यहाँ अकबर स्वयं महाराणा प्रताप का प्रशंसक था। अकबर की कभी भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी महाराणा प्रताप से। अकबर स्वयं कहता था कि महाराणा प्रताप जैसा सैनिक, पराक्रमी और योद्धा उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में नहीं देखा। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, एक दिन वो भी आया जब मेवाड़ का सूरज अस्त हो गया। जैसे ही ये खबर अकबर के पास पहुँचती है, अकबर उस वक्त लाहौर में था। अकबर का मन हताश और निराश हो गया। अकबर की आंखों में निश्वास भाव से आंसू टपकने लगे। स्वयं अकबर का दरबारी दुर्सा इन बातों को व्यक्त करता है। वो कहता है कि हे महाराणा प्रताप, तुम्हारे पराक्रम और शौर्य ने बादशाह अकबर की जीभ को दांतों तले ला दिया। अकबर की आंखों से निश्वास भाव से आंसू टपकने लगे और दुर्सा कहता है कि हे महाराणा प्रताप, तुम कभी नहीं हारे। यदि कोई हारा है तो हार गया बादशाह अकबर। महाराणा प्रताप स्वर्गवासी जरूर हुए, लेकिन महाराणा प्रताप कोई नाम नहीं था। महाराणा प्रताप कहानी थे संघर्ष की, महाराणा प्रताप कहानी थे शौर्य की। महाराणा प्रताप एक नाम नहीं, एक विचारधारा थी। जो विचारधारा जीवित रहेगी इस देश के युवाओं में, आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के युवाओं के हृदय में जीवित रहेंगे महाराणा प्रताप। ऐसी महान विभूति, हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि, पराक्रमी, शौर्य के धनी महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। अभिनंदन के साथ आज का सफ़र खत्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों।